विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित एनपीएस से संबंधित प्रश्न। नंबर 1, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है? एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। दूसरा, नेशनल पेंशन सिस्टम कब से लागू किया गया? नेशनल पेंशन सिस्टम 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया। 1 जनवरी 2004 के बाद रेलवे में भर्ती हुए कर्मचारी किस पेंशन के अंतर्गत आएंगे? ऑटोमेटिकली वे एनपीएस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। चौथा, नेशनल पेंशन सिस्टम कंट्रीब्यूटरी है या नॉन कंट्रीब्यूटरी? यह कंट्रीब्यूटरी है, इसमें योगदान देना पड़ता है। पाँचवा, नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारी का योगदान किस प्रकार का होता है? हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने या हर साल? हर महीने योगदान होता है। छठा, नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारी का कितना प्रतिशत योगदान होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारी का बेसिक प्लस डीए का 10% योगदान होता है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का, जैसे रेलवे में है तो रेलवे का कितना योगदान होता है? तो इसमें रेलवे का योगदान बेसिक प्लस डीए का 14% होता है, जो 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ है। आठवां, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण। नौवां, एनपीएस के तहत पीएफआरडीए द्वारा कितनी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नियुक्त की गई है? तो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी 2 है, एनएसडीएल और एमएस कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड। 10वां, एनपीएस के तहत किस बैंक को ट्रस्टी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनपीएस के तहत ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को नियुक्त किया गया है, एक्सिस बैंक। 11वां, एनपीएस के तहत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय आईआरडीए द्वारा नामित जीवन बीमा में वार्षिकी के लिए कितना प्रतिशत निवेश करना पड़ेगा? सेवानिवृत्ति के समय कोष का 40%। 12वां, यदि एनपीएस के तहत कार्यरत कर्मचारी सेवा काल में ही मर जाता है तो उसकी पत्नी आईआरडीए नामित जीवन बीमा में वार्षिकी के लिए कितना निवेश करेगी? मृत्यु के समय कॉर्प्स का 80%। 13वां, एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रेल सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में पात्र परिवार के सदस्यों को किस क्रम में पेंशन भुगतान किया जाएगा? पति या पत्नी, फिर माँ और पिता। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी पात्र हैं, किस चीज़ के पात्र हैं? मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र होते हैं एनपीएस के भी कर्मचारी। एनपीएस के तहत न्यूनतम कितनी सेवा के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है? आंशिक निकासी 3 साल की सेवा के बाद अनुमति है। एनपीएस के तहत अधिकतम कितनी बार आंशिक निकासी की अनुमति है? तो आंशिक निकासी की अनुमति 3 बार की होती है, मैक्सिमम 3 बार। चिकित्सा आधार पर निकासी के मामले को छोड़कर एनपीएस के तहत 2 आंशिक निकासी के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? तो इसका अंतर 5 साल होना चाहिए। एनपीएस के तहत किस प्रयोजन के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है? तो आंशिक निकासी की अनुमति 3 है, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों के विवाह के लिए और आवासीय फ्लैट की खरीद या निर्माण करने के लिए। एनपीएस के तहत पहली आंशिक निकासी में अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है? तो अधिकतम ग्राहक के योगदान का 25% राशि निकाली जा सकती है। एनपीएस के तहत दूसरी और बाद की आंशिक निकासी में अधिकतम कितनी राशि निकालने की अनुमति है? तो अधिकतम राशि निकालने की अनुमति है पूरे निकासी की तारीख के बाद ग्राहक द्वारा किए गए वृद्धिशील योगदान का 25%। 21वां, कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियामक और प्रशासक है? तो इसका नियामक और प्रशासक पीएफआरडीए है। 22वां, जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाला एक रेल कर्मचारी निलंबन के अधीन है, सस्पेंशन की अवधि के लिए एनपीएस का योगदान कितना रहेगा? तो कोई योगदान नहीं होता है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्यों को आवंटित अद्वितीय अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या, जिसे प्राण संख्या कहते हैं, उसमें कितने अंक होते हैं? उसमें 12 अंक होते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए योगदान के भुगतान के लिए निम्नलिखित में से किसे वेतन के रूप में माना जाता है? तो इसे 4 पूरी तरह से मूल वेतन, रनिंग स्टाफ के लिए 30% वेतन तत्व और डॉक्टरों के लिए गैर अभ्यास भत्ता, ये सभी मिलाकर इसे दिया जाता है।